नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूर की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, लामता के मोरिया की घटना। दीनदयाल अंत्योदय रसोई पर लगा ताला, अनियमितता का आरोप। जिला अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं देगी महिला चिकित्सक, डिस्प्ले पर दिखेगा ड्यूटी डॉक्टर का नाम और मोबाइल नंबर। 75% किसानों की धान खरीदी बाकी, तारीख बढ़ाने जिला प्रशासन ने लिखा शासन को पत्र। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में जिले की बेटियों ने जीते 3 पदक, टीम इंडिया में चयन की बनी संभावना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से सामाजिक संगठनों ने की तौबा, पिछले वर्ष के हितग्राहियों को नहीं मिली राशि। और 2 दिन बाद फिर रेलवे के आला अधिकारियों का निरीक्षण, तय हो सकती है लामता ट्रेन की तारीख। और अब खबरें विस्तार से। जबलपुर बालाघाट गोंदिया परियोजना के अंतर्गत लामता से नैनपुर के रास्ते जबलपुर तक ट्रेन शुरू करने की तारीख का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। रेलवे अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार 2 दिन बाद एक बार फिर आला अधिकारी बालाघाट तक का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे लामता ट्रैक का भी निरीक्षण कर सकते हैं, जिसके बाद इस ट्रैक पर ब्रॉडगेज दौड़ाए जाने की तारीख का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि इसके पूर्व रेलवे के अधिकारियों के माध्यम से ही जानकारी मिल रही थी कि 15 दिसंबर को आला अधिकारियों के निरीक्षण के बाद 29 दिसंबर से लामता तक ट्रेन पहुंचेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस कारण इस बार अधिकारी तारीखों को ऐलान और कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि 2 दिन बाद आ रहे अधिकारियों का निरीक्षण है, जिसके बाद तारीख तय हो सकती है। हालांकि निरीक्षण का रूट क्या होगा, इस विषय पर भी खुलकर जानकारी नहीं दी जा रही है। बस जानकारी यही मिल रही है कि आला अधिकारी बालाघाट तक पहुंचेंगे। बालाघाट जिले के भीतर हजारों लोगों से मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 8 अगस्त 2016 से जेल में बंद सद्गुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के डायरेक्टर लखन सहाय की जमानत याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। आपको बता दें कि चिटफंड कंपनी के इस डायरेक्टर को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। बालाघाट पे संचालित इस कंपनी का डायरेक्टर लखन सहाय 8 अगस्त 2016 से हिरासत में है। सबसे पहले बाजार थाना में धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा प्राइस चिटफंड कंपनी, मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट और मध्य प्रदेश निष्पक्ष के हितों के संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाते हुए अर्जी वापस लेने की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के निवासी अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को बालाघाट पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लाए हुए है, जिससे हजारों निवेशकों की उम्मीदें एक बार फिर चिटफंड कंपनी में डूबे पैसे वापस पाने की आस जाग चुकी है। हालांकि वे जानते हैं कि पैसे वापसी का रास्ता बेहद कठिन है, लेकिन वे इस बात से बेहद खुश दिखाई देते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी करने वालों पर शासन और न्यायपालिका अपने अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्ष 2020 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 दर्जन शुभ मुहूर्त पर विवाह करवाए जाने की तारीख तय कर दी है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि जनवरी और फरवरी माह की तारीख निकली जा रही है और कोई भी सामाजिक संगठन ने अब तक विवाह करवाए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है। किसी भी निकाय से कोई डेट तय नहीं की गई है। शासन के द्वारा कैलेंडर आ चुके हैं, शादी के डेट तय कर दी गई है, लेकिन अभी किसी भी निकाय ने भी डेट तय नहीं करी है। इसके पीछे बड़ी वजह बीते वर्ष करवाए गए विवाह का भुगतान अब तक पूरा नहीं होने को बताया जा रहा है। गत वर्ष करवाए गए 4532 विवाह में से अब तक 1032 नव दंपतियों को शासन से मिलने वाली राशि 51,000 रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो क्या पिछला ही पेमेंट नहीं हो पाया है तो अभी नया आयोजन करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। जब तक पुराने लोगों का भुगतान नहीं हो पाएगा, यही वजह है कि इस वर्ष सामाजिक न्याय विभाग के पास अब तक जनवरी और फरवरी में विवाह करवाए जाने के लिए शुभ मुहूर्त की तारीख के लिए किसी भी सामाजिक संगठन या निकाय के द्वारा यहां पहल ही नहीं की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का वर्ष 2020 के कैलेंडर के अनुसार
30 जनवरी, 1 फरवरी के बाद सीधे 26 अप्रैल के दिन रविवार अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्त है। फिर थोड़े लंबे इंतजार के बाद विवाह की तारीख का शुभ मुहूर्त 7 मई 2020 दिन गुरुवार वैशाखी पूर्णिमा के दिन है। इसके पश्चात 1 जून दिन सोमवार गंगा दशहरा, 29 जून दिन सोमवार के बाद 11वें महीने में 25 नवंबर तुलसी विवाह देव उठने 11 को है। अब देखना यह है कि पिछले वर्ष का भुगतान नहीं होने की वजह से इस वर्ष सामाजिक संगठन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह करवाने में कितनी रुचि लेते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ष के हितग्राहियों को देखते हुए क्या इस वर्ष कोई योजना में विवाह करवाने के लिए रुचि लेता है या फिर नहीं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को न्याय संगत नहीं मानते हुए परीक्षा पास करने वाले दर्जन भर अभ्यर्थियों ने सभी विषयों के समान पद में भर्ती करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 में कुल 56,740 पद है, जिसमें केवल अंग्रेजी के 3,358 पद निकाल दिए गए, जबकि सामाजिक विज्ञान पात्रता परीक्षा के कुल 61,000 और विज्ञान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 41,000 है। इस प्रकार हिंदी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 56,000 है। शिक्षा विभाग परीक्षा में विभिन्न पदों को समान समायोजन करे, जिससे सभी बेरोजगारों को नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हम पदों में वृद्धि चाह रहे हैं और जो पद निकले हैं उसमें एक न्याय संगत वर्गीकरण हो विषयों का। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगा कि वर्ग 2 में 5,770 पद निकाला है, जिसमें इंग्लिश में केवल अंग्रेजी विषय में ही 3,387 कुछ पोस्ट निकाला है। तो एक विषय में बहुत सारी पोस्ट निकाल दिया है और बाकी के जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो वहाँ पे 60 पोस्ट निकाला है, ओनली 60 ओवरऑल एमपी। यदि मैं साइंस की बात करूं तो वहाँ पे 50 भोपाल में एकत्र होंगे 16 से लेकर के 20 तक, और वहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये मांग रखेंगे अपनी कि जितने विषयों में कम पद आए हैं उन पदों में वृद्धि की जाए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 4 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीदी निर्धारित समय में पूरी नहीं होने के कारण किसानों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्य प्रदेश शासन को तारीख बढ़ाए जाने के लिए पत्र लिखा है। प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है और उम्मीद है कि शासन के द्वारा तिथि बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि धान खरीदी के आंकड़ों के अनुसार 167 केंद्रों पर 39,421 किसानों से 313,70,75,221 रुपए मूल्य की 17,28,416 क्विंटल धान की खरीदी की गई। वर्तमान वर्ष में 1,31,000 किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाया था। इस आंकड़े के अनुसार लगभग अभी 85,000 से अधिक किसानों की धान बिक्री होना बाकी है, जो महज 5 दिन के भीतर होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये परिवहन की समस्या, यदि आप आंकड़े देखेंगे तो परिवहन की समस्या नहीं है। यदि 1-2 सोसाइटी देखेंगे तो परिवहन की समस्या आपको दिखाई देगी। परिवहन आज हमारे जिले का 82% है, जो कि बड़ी मशक्क़त के बाद प्राप्त किया गया। जिले में स्टोरेज की क्षमताएं नहीं थी, उसके उपरांत भी इस स्थिति में पहुँचा गया है। जहाँ भी स्टोरेज की व्यवस्थाएँ थीं वहाँ पर आप देखेंगे 90% से ऊपर है दोनों, बारा सिवनी और खैरलांजी का परिवहन दोनों का 90% से ऊपर है। खैरलांजी को तो 97% है। तो बस सिर्फ लालबर्रा में थोड़ी समस्या रही, क्योंकि सिवनी में भंडारण नहीं मिल पाया था। जैसे ही सिवनी में भंडारण मिला, लालबर्रा भी धीमे धीमे कवर अप करता जा रहा है। जो जरेरा और समस्या जो आप बता रहे हैं, वो समस्या रोड के कारण है। रोड चूँकि वहाँ पर नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने को इंस्ट्रक्ट किया है कि रोड को मोटेबल बनाएं। और जैसे आज या कल में कुछ गाड़ियाँ वहाँ पहुँचने लगी हैं। जैसे ही होगा स्पेशली गाड़ियाँ एक्स्ट्रा लगा करके वहाँ का उठाव भी कर लिया जाएगा। अब तक किसानों को 60 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। अब तक 13,38,784 क्विंटल धान का परिवहन कर गोदामों में पहुंचाया जा चुका है। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को जिला अस्पताल में कई अहम फैसले लिए। आगामी दिनों में जिला अस्पताल में महिला चिकित्सक 24 घंटे ओपीडी व इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग शिफ्ट में सेवाएं देंगी। एक प्रयास ये किया जा रहा है कि पहली बार ये प्रयास किया हम लोग कर रहे हैं कि गायनिक वार्ड में इमरजेंसी ड्यूटी जो होती है वो वहाँ पे सुचारू रूप से चले और महिला डॉक्टर रात में वहाँ पे रुकें, जिससे कि रात में गायनिक वार्ड में जो समस्याएं आती हैं उनसे निजात पाई वो ना हो और मरीजों को सुविधा दी जा सके।
जिला अस्पताल में एक बार फिर ड्यूटी डॉक्टरों की समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचने, ड्यूटी नहीं करने सहित अन्य शिकायत मिलने पर उन्होंने निर्णय लिया कि अस्पताल के डिस्प्ले पर जिस डॉक्टर का मोबाइल नंबर और नाम दिखाई देगा, जिससे मरीजों को परेशानी होने पर सीधे ड्यूटी डॉक्टर के मोबाइल नंबर पर फोन कर सकते हैं। तीसरा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी डॉक्टर ड्यूटी पे होंगे उनका डिस्प्ले एक करवाया जाएगा और एक मोबाइल नंबर होगा जो कि सभी डॉक्टर्स यूज़ करेंगे। उसी नंबर को वो लोगों के लिए रहेगा, जिससे कि लोग जब भी चाहें डॉक्टर से उस समय में जिस समय डॉक्टर ड्यूटी में है उनसे बात कर पाएँ। यही नहीं, ड्यूटी के दौरान गायब रहने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए उन्होंने बाकायदा मापदंड तैयार कर लिए हैं। जनता से मिलने वाली शिकायत के आधार पर डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की तैयारी वे कर रहे हैं। निगरानी तो सबसे बड़ा पब्लिक ही है। यदि पब्लिक से शिकायतें कम हो जाती हैं तो माना जाएगा कि डॉक्टर्स हैं। अगर पब्लिक से शिकायतें मिलती रहेंगी तो क्या कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए ये किया जा रहा है। पब्लिक में देना इस बार पहली बार हम लोग शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि हम डॉक्टर्स की ड्यूटियाँ पब्लिश करवा रहे हैं पेपर्स में। उसका कारण सिर्फ यही है कि आप सब लोगों को पता चले, सब जनता को मालूम है। 31वां यातायात सप्ताह के दौरान यातायात विभाग के द्वारा अलग अलग दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं और आयोजन करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को निबंध व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 150 स्कूली छात्र शामिल हुए, जिन्होंने यातायात पर आकर्षक रंगोली व निबंध लेखन किया, जिन्हें 17 जनवरी को कार्यक्रम समाप्ति के दौरान सम्मानित किया जाएगा। मेरा ना मोबाइल रिसीट नंबर होता है 9131 31 में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बालाघाट के शासकीय एवं अन्य प्राइवेट स्कूलों का यहाँ पे आज ड्राइंग कंपटीशन, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन कंपटीशन, साथ में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके तारतम्य में आज ये प्रोग्राम रखा गया। कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? इसमें लगभग 150 बच्चे विभिन्न स्कूलों के आए हैं। स्लोगन क्या दिया गया बच्चों को? स्लोगन यातायात से संबंधित है कि यातायात में जो दुर्घटनाएं होती हैं इनमें कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है, इस संबंध में स्लोगन। कब रिजल्ट कब खुलेगा इनका? रिजल्ट आज इनका ले लिया जाएगा, फिर 17 तारीख को जिस दिन समापन है यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का, उस दिन रिजल्ट बता दिया जाएगा। जिले के परसवाड़ा तहसील के चरे गांव के ग्रामीणों ने रेलवे अंडर ब्रिज बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के वार्ड नंबर 13 और 14 के पास से रेलवे लाइन का कार्य शुरू है, लेकिन रेलवे के द्वारा उनके आवागमन करने, खेत, स्कूल व शमशान व बाजार आदि जगहों में जाने के लिए रेलवे फाटक नहीं दिया जा रहा है। जबकि रेलवे लाइन निर्माण कार्य के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए रास्ता दिए जाने की बात कही थी, लेकिन अब रेलवे अधिकारी उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि यदि रेलवे अधिकारी आवागमन के लिए रेलवे फाटक की सुविधा या अंडर ब्रिज पुल का निर्माण करा देते हैं तो ग्रामीणों को इधर से उधर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये मांग को लेके आए हैं कि वो हमारा एक मोहल्ला हरिजन वार्ड है, वो 20-25 मकान है और वहाँ से हमारे मतलब टोले के पास से रेलवे लाइन गई है ना, मतलब बहुत पुरानी है क्या। तो सर्वे वगैरह करते आए, हमने बोले हमको रास्ता होना, मौके को चर्चा की है तो अधिकारियों ने बोले ठीक है रास्ता आपको तो मिलेगी, जब मकाने हैं यहाँ तो निकलने के लिए रास्ता तो मिलेगी। अब काम चालू हो चुका है, अब उनको बोलते हैं भाई हमको रास्ता दो। कहाँ का मामला है? चरेगाँव। तो रेलवे फाटक नहीं है क्या उसमें? ऐसा जी, फाटक पहले से थी, पुरानी फाटक थी, अब उसको बंद कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा मतलब ये है कि अगर फाटक बंद कर जा रहे हैं तो हमको अंदर गाड़ू दे दो। अंडर ब्रिज की मांग कर रहे हैं आप? जी। क्या कहा विभागीय अधिकारियों ने? बोले अभी बोल नहीं सकते, बोले एक फाटक है उधर 1 किलोमीटर दूर पे। अब हमारा गाँव इधर है, मार्केट हमारे से रेलवे नक्कर है, मार्केट है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, हमारा आना जाना है, कृषि है, मर गए जर गए तो उधर से उसी रास्ते से आना जाना होता है हमारा। जिले के किरणापुर तहसील के मोहगांव खुर्द के ग्रामीणों ने जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। ग्रामीणों ने बताया कि मोहगांव खुर्द बाजार चौक से कुंडा मार्ग की दूरी 4 किलोमीटर दूरी है और यह मार्ग काफी जर्जर हो चुका है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मार्ग में जगह जगह गड्ढे हो जाने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द बाजार चौक से कुंडा मार्ग जो कि लगभग 4 किलोमीटर दूरी है, वो रोज आज इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ से आम लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। इसकी शिकायत कई बार हम लोगों ने हीना कावरी जी से किया है, लेकिन उसके बाद भी
आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कितने वर्षों से है ये आलम? लगभग 8 वर्ष पहले इस रोड का निर्माण रमेश भकेरे जी के कार्यकाल में हुआ था और वह रोड सिर्फ 2 साल तक ही टिक पाई थी। लगभग उसमें आधे इंच की परत लगी हुई थी डामर की, जो 2 साल में ही उखड़ गई। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का सामना ऐसा है कि उस गांव से कम 6 गांव के बच्चे आना जाना करते हैं, है ना। कई बार साइकिलें फिसल जाती है, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, आए दिन कोई ना कोई बच्चे गिरते रहते हैं। दूसरी चीज़, वन विभाग के वहाँ से कई प्रकार के ट्रक निकलते हैं जो कि बांस, जंगलों के बांस, लकड़ियों आदि चीज़ के लिए गुजरते रहते हैं। इन चीज़ों को लेकर आज कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भरवेली और हीरापुर के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर जन सुनवाई में परेशानी बताई। चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत भरवेली निवासी श्रीराम गराड़े ने बताया कि दोनों ही गांवों के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन जमा किया था, लेकिन पटवारी के द्वारा दोनों ही गांव का नाम शहरी क्षेत्र में दर्ज करा दिया गया है, जिसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या का त्वरित निराकरण न होने पर जन आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है कि ग्राम पंचायत भरवेली और हीरापुर के किसानों को किसान सम्मान निधि का भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। इसकी लगातार मांग करने के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए ध्यानाकर्षण कराने के लिए आज जन सुनवाई में यहाँ आए। क्या बोले अधिकारी? आश्वासन तो देते हैं लेकिन निराकरण नहीं हो रहा है। दूसरी जगह 3 किस्तें मिल चुकी है, 6 हज़ार रुपये हर किसान को, लेकिन यहाँ भरवेली और हीरापुर के किसानों को प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे कितने किसान हैं आपके क्षेत्र में जिनको इस योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है? जी, कम 800 से अधिक है। अच्छा, आवेदन भरे थे? आवेदन सबने पूरी औपचारिकता पूरी की थी, लेकिन हुआ ये कि पटवारी और तहसीलदार कार्यालय द्वारा वो जो अपलोड की गई जानकारी वो शहरी क्षेत्र में अपलोड कर दी। नगर के काली पुतली चौक स्थित उद्यान को चौपाटी में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन करीब 4 माह बीत जाने के बाद भी चौपाटी का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, जबकि 15 जनवरी को चौपाटी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको बताएं कि उद्यान के आसपास गुजरी लगाकर व्यवसाय करने वालों को हटाने के बाद चौपाटी बनाने का निर्णय लिया गया था, जहां पर लगभग 24 दुकानें लगाई जानी। आज कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्माणाधीन चौपाटी के कार्यों का निरीक्षण किया। पद्मेश न्यूज के चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि चौपाटी निर्माण में काफी विलंब हुआ है, लेकिन 26 जनवरी तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा और दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को भी इसके पूर्व प्रारंभ कर दिया जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये काफ़ी विलम्ब हुआ है और लेकिन अब ये है कि अब यह लक्ष्य इसका ये है कि 26 जनवरी को उसको पूर्ण कर दिया जाएगा और उससे पहले दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत तमाम सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 जनवरी से किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा इसी तारीख को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 15 तारीख को मकर संक्रांति पर्व भी मनाया जाना है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने कहा कि जिन केंद्रों में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां के शिक्षकों को आना अनिवार्य है। स्थानीय अवकाश इन केंद्रों के स्टाफों के लिए लागू नहीं होगा। वहीं इस मामले में कलेक्टर दीपक आर्य का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं इस बारे में देखवा लेता हूँ। प्री बोर्ड का मुझे अभी ध्यान में नहीं है। यदि ऐसा है तो जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का प्रतिनिधित्व कर रही पीजी कॉलेज की 2 कराटे खिलाड़ी निधि नन्हेट और ग्रेसी अड़मे ने 3 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 1 ब्राउन मेडल का समावेश है। वेस्ट चेन्नई में आयोजित इस प्रतियोगिता में 3 मेडल जीतने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों का चयन इंडिया टीम में किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। हमारी चैंपियनशिप थी चेन्नई में, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप, जो कि चेन्नई में थी, सत्यभामा यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें पूरी ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 144 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आरडीवीवी का प्रतिनिधित्व किया था बालाघाट से ग्रेसी अड़मे ने और निधि नन्हेट ने, जिसमें आरडीवीवी के हम लोगों ने 3 मेडल आए हैं। टोटल नंबर ऑफ 3 मेडल्स है, जिसमें कि 2 गोल्ड मेडल मेरे हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है और ग्रेसी अड़मे का 1 ब्रॉन्ज मेडल। चेन्नई गए थे खेलने के लिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। क्या खेलने गए थे? कराते। क्या हुआ? मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है इन टीम इवेंट। मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने 68 कैटेगरी। कितने लोगों के साथ में भर्ती थी?
हमारे पूल्स बने थे क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए 144 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था चैम्पियनशिप। और आगे कहाँ जाएंगे खेलने? अभी आगे यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करेंगी। पीजी कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर जसबीर सिंह सौंधी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। और मेरे कॉलेज की दो छात्रा और ग्रेसी करते हैं ननाटे और कुमारी ग्रेसी अडमे, इन्होंने दोनों ने हमारे कॉलेज की ओर से कराटे में पार्टिसिपेट किया था और ये राजेंद्र विश्वविद्यालय की ओर से वेस्ट जोन खेलने गई थी। वहाँ इनको जो वेस्ट जोन में जो मेडल मिला है, 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे महाविद्यालय परिवार की 2 छात्रा ने बालाघाट का नाम रोशन किया है। और खुशी की बात यह है कि जो नियम होता है कि जो वेस्ट जोन में जो लड़कियों को गोल्ड मेडल मिलता है वो जाती कंबाइंड खेलने के लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें ऑल इंडिया जितनी यूनिवर्सिटी होती है, 4 जोन होते हैं वेस्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर सुख समृद्धि की मनोकामना लेकर मंगलवार को वार्ड नंबर 13 गंगानगर की नवयुवा गणेश उत्सव समिति के द्वारा साईं चादर निकाली गई, जो बूढ़ी कालीपुतली चौक होते हुए डीजे की धुन पर साईं भक्तों का जयकारा लगाते हुए साईं मंदिर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना कर साईं जी को चादर अर्पण की गई। इस संदर्भ में समिति के सदस्य मनोज बर्वे ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार गंगानगर से साईं चादर निकाली जाती है। इस दौरान वार्ड के वासियों द्वारा साईं जी की पूजा कर महाभंडारे का भी आयोजन किया जाता है। वार्ड नंबर 13 गंगानगर से नवयुवा दुर्गा उत्सव समिति की तरफ से निकाला गया है और हर साल संक्रांति में शुभ अवसर पर हर साल चादर चढ़ाई जाती है साईं मंदिर। क्या मकसद रहता है? सुख समृद्धि खुशी के अवसर पर। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत नगर के बस स्टैंड में संचालित रसोई घर को प्रशासनिक अधिकारियों ने सीज कर दिया है। मंगलवार को की गई इस कार्यवाही में दीनदयाल रसोई योजना के संचालन का अनुबंध समाप्त कर रसोई घर को सीज किए जाने की यह कार्यवाही की गई है। दीनदयाल रसोई योजना का संचालन ग्राम उत्थान समिति चंदना द्वारा वर्ष 2017 से किया जा रहा था, जहां गरीब व बेसहारा लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई थी। लेकिन रसोई योजना का भौतिक सत्यापन न होने, संचालन एवं क्रियान्वयन में अनियमितता पाए जाने और बार बार दिए हुए निर्देशों का पालन न करने पर नगर पालिका द्वारा रसोई को सीज कर यह कार्यवाही यहाँ करवाई गई है। दीनदयाल रसोई योजना 2017 से अप्रैल 2017 से चल रही है और अचानक आज सीएमओ के द्वारा अभी 4 बजे यहाँ भेज के और जब ताला लगा के बंद कराने के किया गया और जब बोला जा रहा है कि आप अभी सामान तत्काल नोट करके दो, और मैं जा रहा था बाहर मंडला, मेरे को पता चला तो रास्ते से आया और इसके बाद इन सब कार्रवाई आपके सामने हो रही बिगैर नोटिस की, बिगैर सूचना के, और जबकि हमको प्रशासन ने ही दिया था चलाने के लिए। हम कोई ज़बरदस्ती प्रशासन के पास गए नहीं थी कि हमको चलाना है, हमको जो कलेक्टर साहब के निवेदन पे चलाया जा रहा था। लेकिन अचानक क्या मालूम क्या हुआ, ये ऐसा लगता है मेरे को कि हमें बीजेपी, हम लोग, हमारी जो संस्था है हम लोग बीजेपी से संबंधित हैं और कांग्रेस की सरकार आ गई है, इसलिए सीएमओ दबाव, बस ये कमलनाथ के दबाव पे और कांग्रेस के उससे कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे ने बताया कि इस योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा प्रतिमाह 50 टन अनाज दिया जाता था, जिसके भौतिक सत्यापन करने पर मुश्किल से 7 से 8 टन अनाज की खपत सामने आ रही थी। इसके अलावा विगत 3 माह से की जा रही जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको लेकर नगर पालिका द्वारा रसोई घर को सीज करने की यह कार्यवाही की गई है।
उन्होंने बताया कि जब तक रसोई घर के संचालन के लिए कोई एनजीओ सामने नहीं आता तब तक इस रसोई घर का संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। और नहीं, आदेश कुछ नहीं था। एक्चुअल में इनको 50 टन अनाज देते थे और बीच में 5 बार इसका रैंडम जांच कराया मैंने, तो ये हमेशा बंद पाई गई। और जो इनका रजिस्टर मेंटेन था उसको मैंने पाया कि एक व्यक्ति की खुराक जो स्टैंडर्ड 350 से 400 ग्राम होती है, तो रजिस्टर के आकलन से मुश्किल से इनको 7 से 8 टन अनाज का खपत होती है और हम इनको 50 टन अनाज देते हैं। विगत 3 महीने से हमने इसकी बाकायदा जांच किया, पाया कि ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमने इसको निरस्त कर दिया इनको जो दी गई थी। अभी संचालन हम किसी एनजीओ को देंगे जो इस पर भागीदारी निभाने। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 8 फरवरी को संपूर्ण जिले के तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक किया जा रहा है। श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, विद्युत बैंक, बीमा, नगर पालिका आदि के अधिकारियों के साथ भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु समुचित सहयोग अपेक्षित है। खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटोरी की नवविवाहिता श्रीमती कंचना पति रविंद्र गौतम 23 वर्ष ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीती रात 4 माह की गर्भवती नवविवाहिता ने शराबी पति की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मामले की जांच वारासिवनी एसडीओपी RN परतेती के द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार कंचना का मायका ग्राम टुईया पार का है, जिसका विवाह मार्च 2019 में रविंद्र गौतम के साथ रीति रिवाज के साथ हुआ था। कंचना का पति रविंद्र शराब पीने का आदी था। इसी को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होते रहता था। 13 जनवरी की रात्रि में भी रविंद्र शराब पीकर घर आया। रविंद्र द्वारा शराब पीकर आने पर उसने कंचना के साथ विवाद करते हुए उसके साथ मारपीट की। रात 10 बजे कंचना ने परिवार के साथ खाना खाया और अपने कमरे में सोने चली गई। 14 जनवरी की सुबह रविंद्र ने पत्नी कंचना के पंखे में फांसे पर लटकी हुई लाश देखी। उसने अपने छोटे भाई को आवाज लगाकर कंचना ने फांसी लगा ली करके बताया। इस पर दोनों भाइयों ने मिलकर उसे पंखे से नीचे उतारकर बेड पर लेटा दिया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीओपी खैरलांजी पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर आगे की कार्यवाही की। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती की अदालत ने आरोपी मुकेश सुखदाम ठाकरे 21 वर्ष को आरोपित अपराध की श्रेणी में दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। रामपाली थाने अंतर्गत ग्राम थानेगांव निवासी इस आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ करने का आरोप था। 13 नवंबर 2016 को यह नाबालिग लड़की अपनी सहेली को उसके घर सेहरा टोला छोड़ने गई थी। वापस लौटते समय सेहरा टोला और थानेगांव के बीच आरोपी राकेश ठाकरे ने इस लड़की की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उसके साथ छेड़छाड़ कर आपराधिक बल प्रयोग किया और लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी के खिलाफ धारा 354, 506 भारतीय दंड विधान, धारा अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम, धारा 8 लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में आरोपी राजेश ठाकरे को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लामता थाना के अंतर्गत ग्राम मोरिया गिरगिट घाट में ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की ट्रैक्टर में दबकर मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर घायल हो गए। बीती रात ये दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रैक्टर ट्रॉली में चालक और 4 मजदूर धान भरने उमरिया से मोरिया आ रहे थे। मृतक जितेंद्र इनपाचे 17 वर्ष और अशोक फूलचंद मजकोले 21 वर्ष दोनों ग्राम उमरिया थाना लामता निवासी हैं। वही मजदूर दुर्गेश और रूपलाल को लामता के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र, अशोक, दुर्गेश और रूपलाल चारों उमरिया निवासी सोहनलाल ठाकरे ग्राम कनारे निवासी के ट्रैक्टर ट्राली में मजदूरी में काम करते हैं और 13 जनवरी को 9 बजे चालक संतोष मडावी मजदूरों के साथ ट्रैक्टर में उमरिया से मोरिया धान भरने आ रहा था। उमरिया से मोरिया के बीच गिरी बहरी घाट पर ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर रोड किनारे गड्ढे में पलट गया।
ट्रैक्टर पलटने से मजदूर जितेंद्र और अशोक की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। घायल मजदूर दुर्गेश और रूपलाल को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें लामता के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम दीनी में एक व्यक्ति की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक राजू अमरलाल परते 34 वर्ष की लाश ग्राम के समीप विद्युत ट्रांसफार्मर के पास से बरामद की गई, जिसकी वन्य प्राणियों को बिछाए गए विद्युत तार के संपर्क में आने की मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है। जानकारी के अनुसार राजू परते ग्राम दीनी और भांडी के बीच रोड किनारे जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में कोई नहीं है। जानकारी के अनुसार राजू परते विद्युत करंट से वन्य प्राणियों का शिकार करता था। 13 जनवरी की शाम को गांव के समीप ट्रांसफार्मर के पास राजू परते की लाश देखी गई, साथ ही विद्युत तार फैले हुए थे। सूचना मिलते ही रामपाली पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। लालबर्रा के स्थानीय तहसील कार्यालय में 14 जनवरी को पटवारियों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह व तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक के दौरान एसडीएम संदीप सिंह ने पटवारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की योजना पीएम सम्मान निधि व बीपीएल सर्वे कार्य की काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पीएम सम्मान निधि में आधार कार्ड गलत फीड हुए हैं, जिसका सुधार कार्य करने के लिए लोगों से आधार कार्ड बुलवाकर जल्द से जल्द सही तरीके से फीड करें। पटवारियों की मीटिंग ली गई है यहाँ पे। शासन से कुछ योजनाएं चल रही हैं जिसमें कि प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है। इस वजह से आज इस संबंध में मीटिंग ली, जिसमें एक पीएम सम्मान निधि से रिलेटेड कुछ अभी इंस्ट्रक्शन थे, जिसमें कि कुछ लोगों के आधार जो गलत हो गए थे फीडिंग में, तो उनके आधार वापस बुलवाए जा रहे हैं किसानों से और आधार को सही करेक्शन करके फीड कर रहे हैं। इसके बाद बीपीएल वेरिफिकेशन का भी काम चल रहा है सर्वे का, उसमें भी अपनी स्थिति स्लो है यहाँ पे। तो पटवारियों से संबंधित पटवारी जितने भी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनसे चर्चा किया गया और उनको बताया गया कि भाई फील्ड का टाइम आप अलग रखो, ऑफिस का टाइम अलग रखो। तो फील्ड में 4-5 घंटा अगर रेगुलर की करते हैं तो वारासिवनी पुलिस ने 14 जनवरी को मोबाइल चोर संजय वानखेड़े को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में स्थित श्री हित डेंटल क्लिनिक से 13 जनवरी को 2 मोबाइल चोरी हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाना वारासिवनी में दुर्गा पिता दिलीप आमाडरे के द्वारा की गई। वह अपने क्लिनिक में दवा कंपनी से आए एमआर के साथ बात कर रही थी और बाहर के काउंटर पर कार्बन एवं इनफॉक्स कंपनी का मोबाइल रखा हुआ था। कटंगी रोड पर दबिश देकर संजय पिता श्यामराव वानखेड़े को गिरफ्तार किया, जिसे थाने लाकर पूछताछ की गई और इसके पास से पुलिस ने दोनों चोरी के मोबाइल बरामद किए। कल दोपहर में हमारे पास में फरियादी आई थी, उसके 2 मोबाइल डेंटल क्लिनिक से के अंदर से चोरी करके कोई व्यक्ति अज्ञात चोर लेके गया था, जिसकी तस्दीक पर जो है पुलिस ने अपने मुखबिर सक्रिय किए थे और निरंतर जो है इसके लिए सूचनाएं संकलित की जा रही थी। आज दिनांक को कटंगी रोड पर संजय वानखेड़े के विषय में जानकारी मिली और मुखबिर द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा ये 2 मोबाइल चोरी किए, उसको बेचने की फिराक में था। इसकी सूचना पर कटंगी रोड से संजय वानखेड़े को गिरफ्तार किया गया। दोनों मोबाइल जब्त हुए हैं। आईपीसी 454-380 में एफआईआर ली गई। वारासिवनी के मुख्य बाजार में करीब आधा दर्जन दुकानों का निर्माण कार्य नगरपालिका परिषद और स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। बाजार में कथित निर्माणकर्ताओं के द्वारा शासन की बेशकीमती जमीनों पर मिली लीज से ज्यादा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे शासकीय जमीन का रकबा कम हो गया है। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर प्रशासन की चुप्पी ने उन अतिक्रमणकारियों को सख्ते में डाल दिया है, जो सड़क किनारे पाल त्रिपाल तानकर और कच्चे झोपड़े तानकर अपनी रोजी चलाते हैं और शासन उन्हें उठा देता है। नगर में वर्तमान में जो दुकानें संचालित हो रही हैं, उन पर किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण की अनुमति नगरपालिका नियम के अनुसार नहीं है। बावजूद इसके नियम कानून को चिढ़ाते लीजधारी और कब्जाधारी धड़ल्ले से बिना अनुमति निर्माण कार्य करने में लगे हुए हैं। विभागीय कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले भूभाग नजूल शीट के कक्ष क्रमांक की खंड क्रमांक को अतिक्रमणों से नहीं बचा पा रहे हैं। अतिक्रमण के लिए जिम्मेदारी का दायित्व संबंधित हलके के पटवारी या आरआई का होता है, जो शासकीय जमीनों को बचाएं।
पद्मेश ने जब इस मामले में आरआई श्री साहू से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अधिकारी के आदेश का उन्होंने पालन किया था और पाया था कि अवैध निर्माण कार्य करने वालों के पास किसी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है। पूर्व की अपेक्षा उन्होंने और ज्यादा जगह को अतिक्रमित कर लिया है। वरिष्ठ अधिकारी जो निर्देश देंगे वे उसका पालन करेंगे। उनको काम बंद करने के लिए कहा था हमने। आज तारीख में उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य जो है वो बंद नहीं किया गया है। उसको दो बंद तो करा दिया था नहीं किया। सर कितने लोगों को आपने नोटिस जारी किया था उसमें? 6 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं सर उसमें? नाम तो याद नहीं, 6 लोग हैं। 6 लोग। आगामी क्या कार्रवाई होगी सर जब वो प्रशासनिक आदेश की अवहेलना करके निर्माण कार्य करवाए? दे दिए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने इस मामले में कहा कि उन्हें जब इस तरह के अवैध निर्माण कार्य की जानकारी मिली और लोगों की शिकायतें आई, अखबारों में आया, तब उन्होंने नगर पालिका परिषद के सीएमओ से तत्काल इस तरह के अवैध निर्माण कार्य को रोके जाने के लिए कहा था। के आदेश दिए थे तो बस शिकायत जाकर तोड़ किया, क्योंकि उस दिन सीएमओ साहब यहाँ नहीं थे। किसी जिम्मेदार व्यक्ति का लिखित आदेश नहीं था, मौखिक आदेश था। कुछ लोगों को मेहमान पत्रकार के जवाब में या कुछ दिक्कत आने के कारण अमले में लिखित में आदेश नहीं होने के कारण उस दिन कार्रवाई चुक गई। तो जेसीबी बुलवा दिया था मैंने कहा था जो भी गलत है तो क्या हो, पर चूँकि उस दिन कुछ सक्षम अधिकारी का यहाँ नहीं हो पाने के कारण टल गया। क्योंकि अभी मैंने नोटिस दिया हूँ और कहा है, अभी मैंने सीएमओ से कहा है कि क्योंकि वो आगे तक आया है, आगे तक आए तो परमिशन नहीं और आगे तक आए हैं। अभी भी नोटिस दो 24 घंटे का, और जो लगता है गलत कार्रवाई करो। उसी दिन मैं बोल दिया क्योंकि मौखिक आदेश थे, मेरा आदेश सीएमओ की तरफ से। इस मामले में नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि अवैध रूप से कार्य करने वालों को विधिवत रूप से अनुमति लिए जाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। कार्यालय द्वारा मेरे खुद के हस्ताक्षर से संबंधित जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उनको मैंने सूचना दिया है और सूचना देने के बाद पूरा उनका काम मैंने बंद करवाया। वो हमने बोले भाई विधिवत आप अनुमति लें और उसके बाद काम करें। अगर आपका है पट्टा है, लीज है, मिली हुई है आपको, तो उसका मरम्मत करने का है, देने का निकाय को। अगर ये स्लेब वाली बिल्डिंग बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, तो हम उसको तोड़ेंगे। अभी भी काम जो है वो जारी है? नहीं, काम तो हमने बंद करा दिया। वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के सभा कक्ष में 14 जनवरी को पटवारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत कार्यरत पटवारियों के द्वारा किए जा रहे कार्य जैसे पीएम सम्मान निधि, खाद्यान्न पर्ची, डाटा परिमार्जन, राजस्व वसूली सहित विभिन्न प्रकार के राजस्व के काम को लेकर चर्चा कर कार्य में कितना प्रोग्रेस है इसकी समीक्षा प्रत्येक पटवारी के हल्केवार विस्तार पूर्वक की गई। साथ ही विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए कि वे किस प्रकार से अपने कार्य को 100% पूर्ण करें। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा पटवारियों को निर्देशित किया गया कि पीएम सम्मान निधि का लाभ सभी कृषकों को दें। जो कुछ त्रुटियां सामने आ रही हैं उन त्रुटियों को समाप्त कर हितग्राही को सम्मान निधि का लाभ दिलाएं। वहीं खाद्यान्न पर्ची के कार्य में तीव्रता लाएं। आज हमारे आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने जो बैठक रखी थी वो पीएम सम्मान निधि, खाद्यान्न पर्ची, डाटा परिमार्जन, वसूली एवं राजस्व के अन्य कामों को लेकर समीक्षा रखी थी, जिसमें सभी पटवारी काम कर रहे हैं फील्ड में जाके और जो प्रोग्रेस है हमारी संतोषजनक रही। बालाघाट नागरिक परिषद द्वारा देश हित में सीएए के समर्थन में 20 जनवरी को विशाल रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली अंबेडकर चौक से निकाली जाएगी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान संघ संचालक रविंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 1947 में देश विभाजन के बाद जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में फंसकर रह गए थे, उन पर सबसे भीषण अत्याचार हो रहे हैं। ये लोग पिछले 70 सालों से भारत आ रहे हैं। उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और राजनीतिक लोग भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल को बिगाड़ रहे हैं। वहीं परिषद के संयोजक बीएम शरणागत ने कहा कि यह कानून देश हित में लागू किया गया है और इस कानून से भारत देश में रहने वालों पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी फैलाई जा रही है वह गलत है, जिसके विरोध में यह समर्थन रैली निकाली जा रही है। सभी स्थानों पर ये समर्थन रैलियां हो रही हैं। उसी प्रकार बालाघाट में भी एक बालाघाट नागरिक परिषद का गठन करके
ऐसी एक रैली निकालकर समाज के लोगों से उस रैली में समर्थन के लिए आग्रह करने के उद्देश्य से गठन किया गया है। उसके संयोजक डॉक्टर हमारे क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत 20 तारीख को इस समर्थन रैली में बहुत मात्रा में, मैं तो समझता हूँ कि 5 लाख से ज़्यादा की मात्रा में, 20 लाख की पॉपुलेशन भारत अपने बालाघाट की है, तो आप कम से कम 5% की मात्रा में आप यहाँ आए और इस समर्थन रैली में अपना सहयोग दें। लालबर्रा जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खारी, ग्राम पंचायत निलजी व ग्राम पंचायत पाथरी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खारी अंतर्गत आवास टोला में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 के नवनिर्मित भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया गया, जिसके बाद ग्राम पंचायत निलजी में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन, बाल उद्यान व सभा मंच, कोसम टोला का लोकार्पण एवं रानी दुर्गावती प्रतिमा का अनावरण किया गया। कमलनाथ जी निश्चित रूप से 1 साल में इतने बड़े बड़े काम किए और वचन पत्र के 100 से ज्यादा उन्होंने वचन को पूरा करने का प्रयास किया और काम भी हुआ है। चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे वो वृद्धा विधवा पेंशन की बात हो, उन्होंने सीधे 300 से 600 किया, चाहे वो आपका विवाह वाली बात हो या श्रम। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को 1 साल हुए हैं और सरकार विकास कार्यों को लेकर गंभीर है। मध्य प्रदेश की सरकार में ऐसा व्यक्ति प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है जिनके जैसा नेतृत्व क्षमता का व्यक्ति सदन के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी केंद्र में बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं। बहुत मशक्कत के साथ पार्टी की जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता पूर्वक निभाया है। अब वो समय है कि आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी है और इसका असर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ गरीब जनता में भी दिखना चाहिए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं संचालित हो रही है उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भाई सरकार के तो सारे कार्यक्रम होते ही हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उन सब कार्यक्रमों को लागू करवाने में। इस दौरान उपस्थित जनों ने कहा कि सरकार पर काम पर विश्वास करते हैं। सरकार और सत्ता का परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ जी के कंधों पर है। जिस स्थिति में जब से सरकार बनी है उस स्थिति से लेकर लगातार कमलनाथ जी इस प्रदेश की प्रगति, उन्नति, युवा, शिक्षक, बेरोजगार साथियों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाए, कैसे मध्य प्रदेश का विकास आगे बढ़े। विकास जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ, उसके पहले सपना था विकास आप लोगों के लिए। कलेक्टर महोदय जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, बाकी आपकी इच्छाएं नहीं चलती थी। काफी विकास हुआ इस क्षेत्र में और पूरी कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ जी कि ये क्षेत्र और स्वर्ग बन जाए, पर मजबूर है वो। केंद्रीय शासन हमारे हिस्से का पैसा यहाँ नहीं दे रही है। यह स्थिति जो दिग्विजय सिंह जी के वक्त थी वही स्थिति यहाँ आ गई, पर दिग्विजय सिंह जी ने किसी तरह निपटाया और ये भी अपने दम पर निपटा रहे हैं। इसी कड़ी में पाथरी में ग्राम पंचायत भवन व सामुदायिक भवन में लोकार्पण किया गया। मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत पाथरी में 13 जनवरी को 7 बजे नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन व सामुदायिक भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। हमारे गांव में हाई स्कूल है और लगभग 5 गांव यहाँ पर सम्मिलित होता है, तो मैं दीदी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन किया जाए। बिल्डिंग की तुरंत में आवश्यकता नहीं है, अभी 1-2 साल काम चल सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमारे कुछ मरार समाज के लोगों का कहना है कि वो उन्हें सभा मंच के साथ में ज्योतिबा फुले और माता ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित करना है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कुछ आर्थिक सहायता मदद कर दे, कुछ पंचायत से कर देंगे, कुछ समाज के लोगों से निवेदन करके। वारासिवनी में धान चोरी के मामले में अब धरपकड़ शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वारासिवनी सेवा सहकारी समिति सहित आसपास की सोसाइटियों के कर्मचारियों ने अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह से मिलकर इस सब बात की शिकायत की थी। उनके यहां से बाकायदा खरीदी गई धान पूरी परिवहन होती है, उसके बाद धर्म कांटे पर जाने के बाद खरीदी गई धान की पर्ची आती है।
धर्मकांटे पर धान की तुलाई होने के बाद खापा कैंप पर धान पहुंचती है। वहां पर भी परिवहन किए गए बोरों की संख्या की ओके रिपोर्ट आती है, मगर जब कैंप से धान उठकर जाती है तब उन पर धान कम होने की रिकवरी निकलती है। इस मामले में सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी प्रभारी दीनू परिहार ने बताया कि यह चोरी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्हें बाकायदा व्हाट्सएप पर धान की अफरा तफरी करती हुई फोटो मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि जो बोरे धान के यहां से जाते हैं वे बोरे बाहर किसी भी हालत में नहीं जा सकते, मगर मार्क लगे हुए बोरे खेतों में मिल रहे हैं। पुलिस का सूचना तंत्र काफी सक्रिय है। पिछले दिनों इसी सूचना तंत्र के जरिए थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने अंतर्राज्यीय गिरोह के करीब 8 हथियारबंद लोगों डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा था, जिसमें उन्हें अच्छी खासी सफलता मिली थी। मगर इस मर्तबा 2 दिन पूर्व उन्हें मुखबिर की सूचना पर ट्रकों से धान की चोरी की सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने संबंधित संदिग्ध ट्रक को वारासिवनी लेकर आया। दिन भर ट्रक खड़े रखने के बाद थाना प्रभारी ने इस मामले में जांच की। हमने 3 ट्रक हमने चेक किए थे और हमें संदेह था कि इसके अंदर जो है ड्राइवर जो है गाड़ी का जो धान है वो बेच रहे हैं, पर उसकी तस्दीक की गई, बुलवाया गया, मालिक भी आए और पूरा जो है ट्रक में जितने कट्टे होते हैं उनकी गणना की गई तो वो भार में सही मिले और काउंटिंग में ठीक मिले। जब काउंटिंग में ठीक मिले तो उन्हें उस पर तस्दीक करके उनको रवाना किया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूर की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, लामता के मोरिया की घटना। दीनदयाल अंत्योदय रसोई पर लगा ताला, अनियमितता का आरोप। जिला अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं देगी महिला चिकित्सक, डिस्प्ले पर दिखेगा ड्यूटी डॉक्टर का नाम और मोबाइल नंबर। 75% किसानों की धान खरीदी बाकी, तारीख बढ़ाने जिला प्रशासन ने लिखा शासन को पत्र। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में जिले की बेटियों ने जीते 3 पदक, टीम इंडिया में चयन की बनी संभावना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से सामाजिक संगठनों ने की तौबा, पिछले वर्ष के हितग्राहियों को नहीं मिली राशि। और 2 दिन बाद फिर रेलवे के आला अधिकारियों का निरीक्षण, तय हो सकती है लामता ट्रेन की तारीख। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।